आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर आपको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य से क्लासें करा रहे हैं। कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें आपको देखिए, जैसा कि आपको सिलेबस जब हमने कराया हिंदी साहित्य का, ठीक है, तो 10 इकाई हैं आपकी, ठीक है, और इसमें क्या है, आपको 10 इकाई कंप्लीट कराई जाएंगी, ठीक है। क्लास देखिए इधर उधर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो PDF है आपको कंप्लीट मिलेगी, यानी कि कंप्लीट नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑफ़र लगाया हुआ है हमने, ठीक है, 999 में आपको कंप्लीट PDF आपके जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का वो मिल जाएगी। बाद में स्टूडेंट ये ना बोलें अगर ऑफ़र ख़त्म हो जाता है कि मैम आपने तब तो ऑफ़र दिया था अब क्यों नहीं दे रहे, तो अभी से क्या है, आप ये जो नोट्स हैं वो परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है। जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे नोट्स आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो आज ही क्लास में क्या है, हम हिंदी का मानकीकरण, जिसके अंतर्गत हम मानक भाषा, ठीक है, बोली, इसके साथ ही राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, साथ में हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, ठीक है, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण कंटेंट दिया जा रहा है, इधर उधर की कोई बात नहीं बताई जा रही, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है वही हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखिए, हिंदी का मानकीकरण अगर हम बात करें तो मानक से आप क्या समझते हैं। तो मानक का अर्थ होता है आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित। अब देखिए हिंदी का मानकीकरण, हिंदी क्या एक भाषा है, तो हिंदी को किस प्रकार से परिनिष्ठित, किस प्रकार से शुद्ध बनाया जा सके। जब हिंदी का शुद्धिकरण होता है, अब हिंदी का शुद्धिकरण कैसे, वर्तनी का शुद्धिकरण। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हिंदी को परिनिष्ठित करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मानकीकरण कहलाता है। तो भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार, पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज, सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। अब देखिए आपके मन में संशय ये होगा कि भाषा एक तो हम बोलते हैं, ठीक है, व्यवहारिक भाषा, जैसे हम अपने किसी औपचारिक जगह पर हमें, तो आप देखेंगे आप घर पर जो भाषा का यूज़ करते हैं वो बिल्कुल कैसी होती है, अनौपचारिक होती है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी शिक्षण संस्थान में जाते हैं या फिर किसी औपचारिक स्थल पर आप हैं, तो आप वहाँ पर क्या अपनी भाषा को थोड़ा संभालते हैं मतलब थोड़ी सी वर्तनी शुद्ध रखते हैं, ठीक। जब आप पढ़ते हैं, जब आप किसी से पत्र लिखते हैं या फिर जब आप किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि हम आपको ये नोट्स बनाकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम में क्या है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएशन, मास्टर सबने की हुई है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपने भी अच्छे से लिखे हुए हैं। जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो किस भाषा में देते आप हिंदी में ही हैं, ठीक है, लेकिन कैसी भाषा में, मानक भाषा में, यानी कि वर्तनी का शुद्धिकरण, ठीक है, शब्दों का सही संयोजन। तो उस समय क्या है, आपकी भाषा बिल्कुल क्या मानक हो जाती है। तो हिंदी का जो मानक रूप है जिसमें आप किताबें पढ़ते हैं और जो भाषा हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं और जिस भाषा में नोट्स लिखे गए हैं वो क्या है, मानक रूप है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जिस भाषा रूप का व्यवहार, पत्राक्षर, ठीक है, शिक्षा, सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है वो भाषा का मानक रूप कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हिंदी के तो कई उपभाषाएं हैं, है ना, जैसे पश्चिमी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी में आप देखिएगा आपकी ब्रज भाषा भी आती है, आपकी खड़ी बोली भी आती है, आपकी कन्नौजी भी आती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी में क्या है, अवधी बोली भी आती है, ठीक है, बघेली भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है। लेकिन जब आप हिंदी विषय को पढ़ते हैं तो हिंदी विषय में जो भी आपको पंक्तियाँ लिखी मिलती हैं या जो साहित्यकार मिलते हैं, ठीक है, तो उनका जो जीवन परिचय होता है, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो किस में होते हैं, मानक भाषा में होते हैं, ठीक। मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। यानी कि मानक भाषा वह भाषा होती है जिसमें क्या, शैक्षणिक कार्य, ठीक है, व्यावसायिक कार्य, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, साहित्यिक कार्य, व्यापारिक कार्य किए जाते हैं, ठीक।
किसी भाषा का बोलचाल के स्तर को ऊपर उठाकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। यानी किसी भाषा की वर्तनी को शुद्ध कर देना और उसे क्या एक परिनिष्ठित स्तर पर पहुंचा देना, यही क्या है, मानक भाषा कहलाती है। तो अगर आप देखते होंगे कि अभी जो हमारी भाषा चल रही है वो खड़ी बोली, परिनिष्ठित खड़ी बोली चल रही है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मानक भाषा के रूप में। तो मानकीकरण, मानक भाषा के विकास के 3 सोपान हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला स्तर क्या है? बोली। तो पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है, जिसे स्थानीय, आंचलिक, क्षेत्रीय बोली भी कहा जाता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है, कोई नियमित व्याकरण नहीं, इसे शिक्षा, आधिकारिक, कार्य व्यवहार का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैंने आपको ब्रज भाषा बताई, ठीक है, अवधि बताई, तो इसमें देखिए साहित्य रचा गया है लेकिन कोई भी इसमें क्या है, व्याकरण नहीं है, इसलिए क्या है, इसे पत्र व्यवहार की या कार्य व्यवहार की या प्रशासनिक कार्यों की भाषा नहीं बना सकते। द्वितीय सोपान क्या होता है? भाषा का। अब ये वह बोली कुछ भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और इसी कारण से व्याकरणिक सांचे में ढलने लगती है, उसका पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है और तब वह बोली न रहकर भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। अब जैसे क्या है, हिंदी 10 राज्यों में बोली जाती है, ठीक है, अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ठीक है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसकी क्या है, उपबोलियां हैं, लेकिन संबंध किससे है इनका? हिंदी से। तो हिंदी क्या है, एक भाषा के रूप में हम इसे देखते हैं, ठीक। तो हिंदी में आप देखिए पत्राचार भी होता है, शिक्षा भी होती है, ठीक है, व्यावसायिक कार्य भी होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कार्य भी होते हैं। तो ये क्या है, भाषा क्या है, जब एक भौगोलिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कारणों के से अपने क्षेत्र में विस्तार करती है तो वो भाषा कहलाती है। अब भाषा कोई भी हो सकती है, आप हिंदी को भी रख सकते हैं, आप अंग्रेजी को भी रख सकते हैं, ठीक है। अब तृतीय सोपान क्या रहता है? मानक भाषा। अब मानक भाषा में क्या है? बोली देखी, पहले बोली, फिर भाषा, फिर मानक भाषा। मानक भाषा ये वह स्तर है जब भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, तब वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है, उसका परिनिष्ठित रूप होता है। अब देखिए परिनिष्ठित करता कौन है? जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे क्या है, आप देखेंगे शब्दों में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। जो शोध करते हैं, किसी भाषा वैज्ञानिक, कोई भी भाषा हो, उनके जो भी शोधकर्ता होते हैं, जो भी वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या है, भाषा के सुधारने में क्या है, अपना योगदान देते हैं। जैसे हमने आपको पहले क्लास बनाई थी देवनागरी लिपि, ठीक, से संबंधित, जिसमें हमने आपको देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास बताए थे। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि देवनागरी लिपि किसकी लिपि है? हिंदी की लिपि है ना। तो हिंदी क्या है? भाषा है। तो ये क्या है, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या है, भाषा के सुधार के लिए किए जाते हैं। तो भाषा का सुधार किससे होता है? जब आप उसकी वर्तनी शुद्ध करेंगे, ठीक है, जब पारिभाषिक शब्द आप देंगे, तो इसका प्रयोग क्या है, शैक्षणिक, वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली में किया जाता है। इसी स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा बन जाती है, उसी को शुद्ध, उच्च स्तरीय, परिमार्जित आदि भी कहा जाता है। अब मानक भाषा के तत्व तो देखिए, ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, केंद्रोन्मुखता, बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, सहजता, बोधगम्यता, व्याकरणिक साम्यता, सर्वसिद्ध एकरूपता। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मानक भाषा के कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिकता होनी चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए यानी कि स्वतंत्र होनी चाहिए, केंद्रोन्मुखता, अपने केंद्रोन्मुखता यानी कि केंद्रीय जो गुण हैं, ठीक है, बहुसंख्यक प्रयोगशीलता यानी कि बहुसंख्यक जगह, बहुल्य क्षेत्र में, सहजता, बोधगम्यता, जिसे आसानी से समझा जा सके, ठीक है, व्याकरणिक साम्यता, सर्वविध एकरूपता। मानकीकरण का एक प्रमुख दोष यह है कि मानकीकरण करने से भाषा में स्थिरता आने लगती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। आप देखते होंगे कि कोई शब्दावली बना दी गई है, जैसे क्या है, श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में क्या है, अनुस्वार के प्रयोग पर बल दिया, ठीक है, अनुस्वार। तो ये क्या है, नियम आज भी चल रहा है, जैसे गंगा, चंचल, ठीक है, ये। तो यहाँ पर क्या है, हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं।
तो इसमें ये बोला जा रहा है कि मानकीकरण का एक प्रमुख दोष ये है कि मानकीकरण करने से क्या भाषा में स्थिरता आ जाती है, जिससे क्या है भाषा की जो परिवर्तन की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है। ठीक, चलिए अब महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से उठाए गए एक नज़र इन पर भी डाल देते हैं। तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने क ख ग झ फ 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के लिए नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैग्नीज के जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। ठीक है, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप और एक आंदोलन के रूप में उठाया। युग निर्माता द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंग को गढ़ने संवारने का कार्य खुद तो बहुत लगन से किया, साथ ही अन्य भाषा साधकों को भी इस कार्य की ओर प्रवृत्त किया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण के नाम से एक बृहद व्याकरण लिखा। अब देखिए हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी विद्वानों का योगदान रहा है, चाहे आप भारतेंदु मंडल के कवियों को देख लीजिए या भारतेंदु पूर्व के मंडल के कवियों को देख लीजिए या द्विवेदी युग के। और अगर हम बात करें भाषा को परिमार्जित रूप में परिनिष्ठित रूप में पहुँचाने का जो कार्य किया है वो सबसे ज़्यादा किसने किया है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। उन्होंने क्या है भाषा की इतिवृत्तात्मकता, ठीक है, वैज्ञानिकता पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। छायावादी युग व छायावादोत्तर युग में भी क्या हिंदी के मानकीकरण के थोड़े बहुत प्रयास देखने को मिले, लेकिन इतने नहीं मिले जितने द्विवेदी युग में हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया, जिसे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस दिशा में 2 संस्थाओं का विशेष योगदान रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से भारतीय हिंदी परिषद तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय का। तो ये आपको तथ्य याद में रखने हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा में क्या अंतर है। ठीक है, मानकीकरण हमने आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि मानकीकरण में क्या मानक भाषा कैसे कहते हैं वो हमने आपको बता दिया, यानी कि भाषा का शुद्ध रूप जिसका प्रयोग शैक्षणिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, साहित्यिक क्षेत्रों में किया जाए वो क्या है, आपकी मानक भाषा कहलाएगी। ठीक है, राजभाषा क्या होती है, तो राजभाषा हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 343A के तहत देवनागरी लिपि में घोषित किया गया है। राजभाषा वो है जिसमें क्या प्रशासनिक कार्य किए जाएं, सरकारी कामकाज किए जाते हैं। ठीक है, यह भारत सरकार के राजकीय कामकाज, सरकारी कार्यों की भाषा है। देश की संपर्क भाषा भी है, जिसे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। यह एक सरल, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक रूप में समृद्ध भाषा है जो भारत की पहचान, मूल्यों को दर्शाती है तथा प्रशासनिक, न्यायिक, वाणिज्यिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संवैधानिक स्थिति की हम बात करें तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जब हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। घोषणा कब हुई थी राजभाषा के रूप में, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। उपयुक्त तो संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि राजभाषा वो जो क्या है सरकारी कार्यों को करे या सरकारी कार्यों को जिस भाषा में किया जाए वो राजभाषा कहलाती है। लिपि देवनागरी लिपि है। महत्व ये केवल एक प्रशासनिक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, संस्कारों और लोगों के दिलों की भाषा है जो देश को जोड़ने का काम करती है। इस प्रचार प्रसार के लिए किसका कार्यान्वयन कौन करता है, तो राजभाषा विभाग जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और अन्य सरकारी संस्थाएं इसके प्रभावी कार्यान्वयन और विकास के लिए कार्य करते हैं, कि प्रचार प्रसार में योगदान देते हैं। तो राजभाषा हिंदी भारत की राष्ट्र पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और देश के प्रशासन और तथा जनसंचार का माध्यम है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली, समझी जाती है और प्रयोग की जाती है। देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होती है। हालांकि भारत के संविधान के अनुसार कोई आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और कई भाषाएं अनुसूचित हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति मिली लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। क्यों? क्योंकि अपने देश में क्या है कई भाषाएं हैं, ठीक है, इसलिए क्या है यहाँ पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, लेकिन हाँ बहुल क्षेत्र हिंदी का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
राष्ट्रभाषा की क्या प्रमुख विशेषताएं, तो ये व्यापक स्वीकृति, यानी कि यह देश के ज़्यादातर हिस्सों में लोगों के द्वारा समझी और बोली जाती है, जिससे संचार आसान होता है। सांस्कृतिक पहचान, यह देश की संस्कृति और पहचान का अभिन्न अंग होती है। राष्ट्रीय एकता, यह विभिन्न भाषाई समूहों को एक साथ जोड़ने का कार्य करती है। सरकारी कामकाज, अक्सर सरकारी कार्यों शिक्षा का माध्यम भी होती है, हालांकि यह राजभाषा से अलग होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर देखिए कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, जैसा आपको बता दिया, राजभाषा है वो हिंदी है, साथ में अंग्रेजी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुसूचित भाषाएं, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिन्हें आधिकारिक कामकाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा वह भाषा जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अधिकांश लोग समझते हैं, लेकिन भारत में कानूनी रूप से हिंदी को राजभाषा कहा जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए संपर्क भाषा क्या है, तो वह भाषा जो अलग अलग मातृभाषाओं वाले लोगों के बीच संचार, आपसी समझ का माध्यम बनती है, जैसे व्यापार, प्रशासन या सामाजिक बातचीत के लिए एक सेतु का काम करती है। इसे सामान्य भाषा, वाहन भाषा, सेतु भाषा भी कहते हैं, जैसे भारत में हिंदी और अंग्रेजी। मान लीजिए आप उत्तर भारत से हैं, कहाँ से हैं आप? उत्तर भारत से। ठीक है, और वहीं आपके कोई मित्र हैं, वो कहाँ से हैं? दक्षिण भारत से। तो आप एक ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए, जिसे दोनों जानते हैं। ठीक है, यदि हिंदी दक्षिण भारत का जो आपके मित्र हैं वो समझ सकते हैं, तो आप क्या हिंदी का प्रयोग करें, लेकिन यदि उन्हें हिंदी समझ नहीं आती, तो आप किस भाषा का प्रयोग करेंगे? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर संपर्क भाषा वो जब क्या है, अलग अलग संस्कृति, ठीक है, अलग अलग सभ्यताओं के लोग जब आपस में मिलते हैं, तब एक सेतु के रूप में एक ऐसी लैंग्वेज को चुनते हैं, एक ऐसी भाषा को चुनते हैं जो दोनों को क्या है, समझ में आती है। तो संपर्क भाषा के रूप में देखिए अंग्रेजी हिंदी दोनों ही कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए संपर्क भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये मध्यस्थ का काम करती है, यानी कि यह उन लोगों के बीच विचारों, भावनाओं के आदान प्रदान का जरिया बनती हैं जिनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, सरलीकरण, तो संपर्क भाषा ऐसी भाषा बनती है जो विभिन्न संस्कृति या अलग अलग भाषाओं के लोग भी आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो अंग्रेजी भाषा है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर अपने भारत में देखें तो हिंदी, हालांकि दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो समझ में आती है, लेकिन उनको क्या है, अंग्रेजी ज़्यादा समझ आती है। तो वहाँ पर क्या है, अगर उत्तर भारत से कोई जाता है दक्षिण भारत में, तो भाषा का जो माध्यम होता है, ठीक है, या तो वो अंग्रेजी को बनाएंगे या हिंदी को बनाएंगे। बाकी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाते हैं तो सीधी सी बात है, संपर्क भाषा आपकी क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। व्यापक उपयोग, तो यह किसी क्षेत्र, देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर लोगों को जोड़ने का काम करती है, जैसे बंदरगाहों, व्यापारिक स्थलों, बहुभाषी समुदाय में। भारत में हिंदी और अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में देखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सिर्फ अंग्रेजी ही एक प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। इसे देखिए संपर्क भाषा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे लिंगुआ फ्रैंका भी बोला जाता है। सेतु भाषा यानी एक ब्रिज का काम करती है, जब द्विभाषी लोग मिलते हैं तो एक ऐसी भाषा का चयन करते हैं जिसका ज्ञान दोनों को ही होता है, तो उसे सेतु भाषा भी बोलते हैं, वाहन भाषा भी बोलते हैं और सामान्य भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, तो संपर्क भाषा वह भाषा जो भाषाई बाधाओं को तोड़कर लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, बातचीत को संभव बनाती है। तो यहाँ पर हमने राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ठीक है, संपर्क भाषा, ये आपको बता दी। अब हम यहाँ पर देखिए हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप वही कंटेंट देख रहे होंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अच्छा अवसर है, अभी से आप तैयारी पर लग जाइए। आपको यहाँ पर देखिए पूरा कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण कंटेंट दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कंप्लीट जो PDF आपको 999 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ऑफर चल रहा है तो आपको 999 में कंप्लीट PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक, चलिए आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना है। जैसे जैसे क्लासें बनती जाएंगी वैसे वैसे क्या है आपको PDF अपलोड करा दी जाएगी।
तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं तो सन 1949 में सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समान स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा में किया गया। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। कब? 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को क्या है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा से क्या तात्पर्य? हालांकि आपको शुरू में बता दें लेकिन फिर भी बता देते हैं कि संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा को राजभाषा बोला जाता है। 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाला साहेब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान में रखना है राजभाषा आयोग कब बना? 1955 में, जिसे राजभाषा आयोग के नाम से जाना गया। 1963 में राजभाषा अधिनियम की स्थापना हुई, जो आगे चलकर सन 1967 में इसमें संशोधन किया गया। तो कूट में मिलाने को आ जाते हैं, ध्यान देंगे। राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई है, राजभाषा अधिनियम की स्थापना 1963 में हुई है, ठीक है। और जो संशोधन है इसमें वो कब हुआ? 1967 में। राजभाषा संकल्प सन 1968 में अहिंदी भाषी राज्यों की चिंता को समाप्त करने व देश में व्याप्त भाषाई जटिलता को संतुलित करने के लिए संसद में दोनों सदनों में पारित किया गया था। राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए सन 1976 में 12 नियम निर्धारित किए, जिसे राजभाषा नियम भी बोला गया है। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली 17 में तो है ही है, लेकिन साथ में 5 और 6 में भी प्रावधान है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है और इस भाग में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं महत्वपूर्ण, जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित हैं। यह जो फॉर्मूला है मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात है। अनुच्छेद 120(1) और अनुच्छेद 210(1) में संसद एवं विधानमंडलों के भाषा संबंधी निर्देशों को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 43 में क्या दिखाया गया है? प्रश्न बन जाते हैं, अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अनुच्छेद दे देंगे फिर पूछ लेंगे ये किसमें बोला गया है। तो संघ अनुच्छेद 343 में क्या बोला है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन करना बताया गया है। 345 में राज्य की राजभाषा और अन्य भाषा से संबंधित है ये। 346 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच संचार के लिए राजभाषा संबंधी निर्देश और राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा संबंधी नियम इसमें दर्शाए गए हैं। 347 में क्या है? किसी राज्य के जन समुदाय किसी भाषा के संबंध में विशेष उपबंध विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि किसी राज्य में जो किसी क्षेत्र में किसी राज्य में कोई एक भाषा है, ठीक है, और इस अनुच्छेद में मांग की जा सकती है कि आप इस भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, तो काम भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें। 348 महत्वपूर्ण, ये पूछा गया है कई बार, ये आपको ध्यान में रखना है। ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों, विधेयकों, अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंध रखता है। 349 भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, तभी विधेयकों में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। मान लीजिए आगे चल के कुछ संशोधन करना है हिंदी में, ठीक है, राजभाषा संबंधित, तो तभी होगा जब क्या है राष्ट्रपति इसको मंजूरी देते हैं। तो किस अनुच्छेद में बोला है? 349 में। 350 में क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनकी हितों की रक्षा करने के लिए निर्देश दिए गए, साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को उनकी मातृभाषा में देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। तो ये अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना कि इस अनुच्छेद में क्या बात बोली गई है। अब देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित कितनी भाषाएं सम्मिलित हो गई हैं? 22 भाषाएं इसमें सम्मिलित हो गई हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 344 से 351 में 8वीं में भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया, जो कि संख्या में 22 हैं। तो इसमें देखिए असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संताली, डोगरी। अब इसमें से देखिए सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? तो 21वें संशोधन यानी कि 1968 को इसको सूची में शामिल किया गया। प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को संविधान के 71वें संशोधन
में क्या है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, और मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को संविधान के 92वें संशोधन में सम्मिलित किया गया है। अब देखिए भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं, देखिए 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं, लेकिन शास्त्रीय भाषा की यदि बात होगी तो 11 शास्त्रीय भाषाएं, जिसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली शामिल हैं। अब इसमें से देखिए 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित किया गया, 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित किया गया, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित किया गया, 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ, 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, 2024 में 5 भाषाएं, ध्यान देंगे, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ। अब आप सोच रहे होंगे शास्त्रीय भाषाएं आखिर होती क्या हैं? तो शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित होने के लिए भाषाएं हैं उनको 3 मानदंड पूरे करने होते हैं। ऐसी भाषा जिसका इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना हो, वो शास्त्रीय भाषा में आएगी। ठीक है, जो कोई भी भाषा उच्च पुरातनता, यानी कि जो 1500 से 2000 साल पुरानी है, तो वो भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, दूसरा मापदंड क्या रखा इन्होंने कि भाषा में प्राचीन साहित्य यानी खूब साहित्य हो, ठीक है, और ग्रंथों का वृहत संग्रह होना चाहिए, जिससे क्या है मूल्यवान विरासत के रूप का दर्जा प्राप्त हो। भाषा मौलिक होनी चाहिए, किसी से उसकी उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने देखी आपको मानक भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, साथ में ही हिंदी की संवैधानिक स्थिति, संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको करा दी हैं। तो जो भी स्टूडेंट देखिए यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बैच स्टार्ट कर दिया है, और 999 में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। आपने भी सिलेबस देखा है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, और यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया है, इसीलिए आपको 999 में आपको ऑफ़र दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी तो ये कोर्स 2499 का है, लेकिन ऑफ़र दिया जा रहा है तो आपको ये 999 में मिल जाएगा। ठीक, तो आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको PDF मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऐसे ही बने रहना भी चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।